बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट लेते हैं ऑटो डायसेक्शन के केस पे। ठीक है, एक पेशेंट है हमारे पास, 68 ईयर ओल्ड है, एक्यूट डिस्ट्रेस के साथ आया है। इसको सडन ऑनसेट रैपिंग चेस्ट पेन है 10/10 और रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ, डायफरेटिक और एंशियस है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पुअर कंट्रोल हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ और सीओपीडी के साथ ये इसकी प्रेजेंटेशन थे। और एग्जाम फाइंडिंग पे डायस्टोलिक मर्मर है, इसको वाली डायस्टोलिक मर्मर, वीक लेफ्ट फेमोरल पल्सेस हैं, स्कैटर्ड वीजेस हैं। सिस्टोलिक प्रेशर को देखें आप, 178 152 तकरीबन डिफरेंस 26 है बीपी डिफरेंस, और हार्ट रेट इसका तकरीबन 118 है और सेचुरेशन 92 है। घर में कौन सी मेडिकेशंस पे? लिसिनोप्रिल, एम्लोडिपिन फॉर हाइपरटेंशन, मेटफॉर्मिन फॉर डायबिटीज़ एंड एल्ब्यूटेरोल फॉर सीओपीडी। लेकिन अभी ये पेशेंट जो आया है तो हमारे पास डायसेक्शन का केस है और इसको देखते हैं कि इसके साथ इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी एग्जाम को अगर देखें हम, तो चूँकि कैरोटिड्स के साथ कंप्रोमाइज़ हो सकती हैं और उससे फोकल डेफिसिट और अल्टरमेंटेशन इसकी आ सकती है। तो क्या ब्रेन की तरफ परफ्यूजन ठीक है? दूसरा, रीनल सिस्टम को अगर हम देखें तो लिसिनोप्रिल एसी इनहिबिटर पे है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास रीनल परफ्यूजन कम कर रही है। साथ में अगर हमने एक कंट्रास्ट स्टडी करनी है तो उसके साथ भी एकेआई के चांसेस ज़्यादा हैं। और एरोटिक डायसेक्शन से माल परफ्यूजन भी किडनी की तरफ होती है, तो ये भी एक डायरेक्ट थ्रेट है। तो क्या किडनी रिस्क पे है? और पल्मोनरी सिस्टम को देखें तो उसमें टेकिपनी या वीजिंग के साथ पेशेंट आए हुए हैं। ये पेन इंड्यूस भी हो सकता है और सीओपीडी की एक्सरबेशन भी हो सकती है। तो पेन को हम ओपिएट से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डिप्रेशन काज करता है या सप्रेशन काज करता है। तो हमने पेन को किस तरह मैनेज करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग ब्रीथिंग। तो जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसका डायसेक्शन के ऊपर जो है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूटेरोल को चेक कर लें तो वो जो है तो बी2 एगोनिस्ट कार्डिया काज करता है और एरोटिक शेयर स्ट्रेस को ज़्यादा करता है। इसको बैलेंस करना है हमने, तो उसके लिए हम न्यूबलाइज एप्राट्रोपियम और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से एरोटिक शेयर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा और हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म भी कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज़ का मसला है, हाइपरग्लाइसीमिया स्ट्रेस की वजह से आता है और उसके साथ फर्दर एंडोथेलियल डैमेज होता है। तो मेटफॉर्मिन को हमने स्टॉप करना है, क्योंकि कंट्रास्ट स्टडीज़ के साथ आपके पास एपीआई डेवलप होगा और लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेटफॉर्मिन की जगह हमने इंसुलिन इन्फ्यूजन पे बंदे को डालना है और उसमें टारगेट गोल ये है कि 140 टू 180 mg पर डीएल हमने ग्लूकोज लेवल रखना है। और हाइपरटेंशन के लिए देखें तो ये लिसिनोप्रिल और एमलोडिपिन पे ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। तो फिर हमने बीटा ब्लॉकेट पे जाना है, लेकिन इसमें भी हमने ख्याल करना है, क्योंकि सीओपीडी का पेशेंट है और उसके साथ सीओपीडी की रिजर्वेशन हो सकती है। तो कार्डियो सेलेक्टिव टाइट्रेबल स्मोलॉल जो है तो हमने यूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसके साथ बीपी कंट्रोल नहीं होता, फिर हमने निकार्डिपिन और क्लेविडिपिन को यूज़ करना है, जो प्रेफर किए जाते हैं नाइट्रोक्लोसाइड पे। नाइट्रोक्लोसाइड का साइड इफेक्ट ये है कि ये रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया काज करते हैं और निकार्डिपिन और क्लेविडिपिन इतने ज़्यादा रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया काज नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट गोल्डन आवर है हमारे पास। अभी क्या करना है? एक्सेस में आना है, आईवी एक्सेस में आना है और साथ में बीपी मॉनिटरिंग करनी है और टेलीमेट्री पे पेशेंट को डाल देना है। इमेजिंग में सीटी एंजियोग्राफी करनी है, सीटी चेस्ट एब्डोमेन और पेल्विस की, और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी स्टार्ट कर ली है। बीटा ब्लॉकर यूज़ करना है पहले, ताकि शेयर स्ट्रेस कम हो जाए। उसके बाद हमने वेज़ोडाइलेटर नाइट्रोक्लोसाइड को यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमारे पास सिस्टोलिक बीपी अभी भी एलिवेट हो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के बाद। तो रूल ये है कि हमने पहले शेयर स्ट्रेस को कम करना है, उसके बाद वेज़ोडाइलेटर यूज़ करना है। अगर पहले वेज़ोडाइलेटर को यूज़ करेंगे तो उसके साथ रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया और उससे जो है तो शेयर स्ट्रेस फर्दर बढ़ जाएगा और आपके पास डायसेक्शन जो है तो फर्दर प्रोपेगेट करेगा। और इमेजिंग में आपके पास जो है तो डेफिनेटिव और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो सीटी एंजियोग्राफी है, कंट्रास्ट एलियंस। लेकिन अगर कंट्रास्ट यूज़ नहीं कर सकते और पेशेंट अनस्टेबल है तो उसमें हम फिर ट्रांसफेजियल इको यूज़ कर सकते हैं। दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, ए और बी। ए में क्या है? असेंडिंग एओर्टाइन वॉल है और बी में जो है हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टाइन वॉल है। ये सर्जिकल इमरजेंसी है और बी को हमने मेडिकली मैनेज करना है। ठीक है, अगर हमारा पेशेंट जो है तो क्या है, वो रिगर्जिटेशन के साथ है, पल्स डेफिसिट है, तो वो स्ट्रांगली सजेस्ट करेगा टाइप ए है। अभी डिफरेंशियल्स में हम देखें तो क्या है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, लेकिन उसमें जो चेस्ट पेन होगा वो क्रशिंग और प्रेशर चेस्ट पेन होगा और उसकी मैनेजमेंट ये है कि हमने उसमें थर्मोलिटिक्स और एंटीकोगुलेंट देने। लेकिन अगर यही थर्मोलिटिक एंटीकोगुलेंट आप जो है तो एक डायसेक्शन वाले पेशेंट को देंगे तो इसके साथ आप उसको फैटल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में जा सकता है पेशेंट। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें तो उसमें पेन होता है, लेकिन वो प्लूरेटिक होता है, रैपिंग नहीं होता। पेरिकार्डाइटिस में फ्रिक्शन रब आपको सुनाई देगा, लेकिन उसमें पल्सेस डेफिसिट नहीं होगा। ईसीजी पे फॉर एग्जांपल आपको इंफीरियर वाला एमआई आ गई तो आपने कंफर्म करना है, आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन के जरिए से कोरोनरीज को चेक कर लिया, वो आपके पास क्लीन है।
यानी उनके अंदर कोई मसला नहीं है, तो फिर आपने फ़ौरन सोच लेना है कि ये तो डायसेक्शन हो सकता है और वो राइट कोरोनरी ऑस्टियम को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से इंफीरियर वाल एमआई की प्रेजेंटेशन हुई है। चूँकि हमारा पेशेंट जो है वो टाइप ए डाइसेक्शन के साथ आया, तो उसके साथ मुख्तलिफ हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। कार्डियक में एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एमआई, अगर कोरोनरी ऑस्टियम इन्वॉल्व हो, कार्डियक टैम्पोनार्ड हो सकता है, और न्यूरोलॉजिक में स्ट्रोक अगर कैरोटिड इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इस्कीमिया, गारंटी स्पाइनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो। और रीनल और जीआई को देखें तो एक्यूट रीनल फेलियर और इसी तरह मेसेंटेरिक इस्कीमिया अगर उसकी आर्टरीज इन्वॉल्व हो और उसमें पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, डायग्राम में भी यही चीज़ें बताई हुई है कि एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, इंफीरियर वाल एमआई हो सकता है, लिम्ब इस्कीमिया अगर ईलिक आर्टरीज इन्वॉल्व हो, पैराप्लेजिया अगर स्पाइनल आर्टरीज इन्वॉल्व हो, रीनल फेलियर अगर रीनल आर्टरी हो, इसी तरह स्ट्रोक अगर कैरोटिड इन्वॉल्व हो। ठीक है, जब भी हमारे पास पेशेंट टाइप ए कंडीशन के साथ आ जाए तो इमीडिएटली कार्डियोथोरेसिक को कॉल कर लेनी है और उसमें बीपी कंट्रोल करना है, उसके बाद आपने सर्जरी करनी है। बीपी के लिए हमारा पेशेंट चूँकि सीओपीडी वाला है, उसमें हमने कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एस्मोलॉल यूज़ कर लेना है बीपी के लिए, और अगर इसके साथ बीपी कंट्रोल नहीं होती तो निकार्डिपिन यूज़ कर लेना है फर्दर रिड्यूस करने के लिए। और गोल बीपी इसमें ये 100 टू 120 जब बीपी पहुँच जाए तो उसके बाद हमने सर्जरी करनी है। तो उसमें एंटीमल टेयर जो है उसको रिसेट कर लेना है, उसकी जगह हमने ग्राफ्ट लगा लेना है और एसेंडिंग एओर्टा को रिप्लेस कर लेना है। इसी तरह अगर एओर्टिक वाल इनकॉम्पिटेंट तो उसको हमने रिप्लेस करवा लेना है। ठीक ठीक है, ताकि हमारे पास वाल का मसला भी हमारे पास जो है तो ठीक हो जाए। सही है। अच्छा, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है इसमें वो हाइपरटेंशन है। इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डनलस सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, बाइकस पीरियोडिक वाल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा भी हो सकता है, प्रेगनेंसी और कोकेन ओवरयूज भी हो सकता है। ठीक है, और क्लासिक ट्रायड की बात करें तो इसमें हमारे पास एब्डोमिनल पेन होगा और या थोरेसिक पेन होगा जो रिपिंग और टीयरिंग क्वालिटी का होगा, और बीपी डिफरेंस तकरीबन 20 एमएफजी से ज़्यादा होगी, पल्स डेफिसिट भी होगा इसमें, और इसी तरह मेडिस्टाइनल वाइडनिंग आपके पास एक्सरे पे नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, अभी तक इस केस के हवाले से हमने जो कुछ पढ़ा है अभी इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद, एंड व्हाट इज द प्रिसाइज फिजियोलॉजिकल रेशनल। तो इसमें कौन सा आपको ट्रीटमेंट में अच्छा लग रहा है, कौन सा देना चाहिए इस पेशेंट को। तो आईवी लेबिटालोल देना चाहिए, सही, ताकि बीपी कंट्रोल हो जाए। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन दिस पेशेंट विद सीओपीडी व्हिच ड्रग क्लास इज डेंजरस इफ यूज्ड अलोन, एंड व्हाट सेफ अल्टरनेटिव टू कंट्रोल द हार्ट रेट। तो इसमें कौन सा डेंजरस है आपके पास, प्योर आफ्टर लोड रिड्यूसर, क्योंकि ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाएगा, इसकी जगह आप कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एस्मोलॉल यूज़ कर सकते हैं। 6 आवर आफ्टर अ टाइप ए रिपेयर पेशेंट डेवलप सेवियर एब्डोमिनल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑन एग्जाम, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली काज। तो जब भी एब्डोमिनल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आ जाए तो आपने मेसेंटेरिक इस्कीमिया क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा, आंसर भी दिए हैं कि आईवी लेविडालोल टू रिड्यूस द शियर स्ट्रेस एंड ब्लड प्रेशर। तो ये पहला टारगेट है हमारे पास। दूसरा क्या है, आफ्टर लोड रिड्यूसर हाइड्रोलाजिन यूज नहीं कर सकते हैं, सेफर इसमें कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर स्मोलोल है। ठीक है, बीपी को रिड्यूस करने के लिए, और मेसेंटेरिक इस्कीमिया माल परफ्यूजन की वजह से होती है, जिसके साथ आपके पास सीवियर पेन आता है। अब 3 कोर प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए इसमें। ठीक है, कि सबसे पहले डायसेक्शन को हमने रूल आउट करना है अगर पेशेंट एब्रप्ट सेवियर चेस्ट पेन और बैक पेन के साथ आए और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स के साथ आए, पल्स डेफिसिट के साथ आए, बीपी डिफरेंशियल के साथ आए, और डायसेक्शन आपने इसमें सबसे पहले चॉइस करनी है। फिर आपने उसमें क्या करना है, शियर स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर आपने यूज़ करना है विज़ोडाइलेटर से पहले। और इसी तरह जो है तो फिर पेशेंट अगर आप चेक कर लें उसके फर्दर जितने भी आपके पास ऑर्गन कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपने इसके साथ ही मैनेज करनी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये केस जो है वो सॉल्व हो गया है। aortic dissection, it is not just a vascular diagnosis, it is a test of integrated sequential thinking across the entire spectrum of medicine। ठीक है, तो इसमें आपके पास ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, जेटी भी इन्वॉल्व हो सकती है और किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस हो तो फिर आप कमेंट्स में बता सकते हैं।